हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रिंकू। मेरे यूट्यूब चैनल दी साइंस में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की सेकंड क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम ब्लड के बारे में जानेंगे, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, हमारे शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है। और इस ब्लड की शुरुआत करने से पहले दो खूबसूरत लाइन। वो कहते हैं ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला जो सोना है। आइए आज हेडिंग लगा लीजिए ब्लड। आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त। आप गांव में खून भी बोल देते होंगे। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। आपसे पूछा है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपसे पूछा है कि ब्लड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी। हमारे गांव में आज फेल करने वाला आया हुआ है, आपको शायद आवाज में डिस्टर्ब होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा है कि ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हीमोपायोसिस। हीमोपायोसिस। क्या आवाज हो रही है? आपसे पूछा है कि ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, ब्लड निर्माण की प्रक्रिया हीमोपायोसिस कहलाती है। आइए आगे और भी जानते हैं ब्लड के बारे में। अगर आपसे पूछा है कि यानी कि ब्लड का जो निर्माण है किसी बच्चे में कहाँ होता है, किसी बच्चे में जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है भ्रूण में। अच्छा, भ्रूण के अंदर भी कहाँ होता है? मान के चलिए ये कोई बच्चा है, या हम भी कभी बच्चे ही थे, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बच्चा है। जब कोई बच्चा माँ के भ्रूण के अंदर होता है तो उसके अंदर 3 परतों का निर्माण होता है। सबसे बाहर वाली परत जो होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। अंदर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। सॉरी, बीच वाली परत को बोलते हैं मेसोडर्म। अच्छा, जो सबसे अंदर की जो परत होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म। मैंने आपसे कहा यदि कोई बच्चा, उस बच्चे में जो ब्लड का निर्माण होगा वो होगा भ्रूण में। भ्रूण में भी कहाँ होगा? भ्रूण के अंदर 3 परतों का निर्माण होता है। ये कोई बच्चा है, मान लीजिए कभी मैं ही था ऐसा बच्चा। जब मैं माँ के भ्रूण के अंदर था तो माँ के भ्रूण के अंदर 3 परतों का निर्माण हुआ था। जो सबसे बाहर की जो परत थी उसको बोल रहे थे एक्टोडर्म, बीच वाली जो परत थी उसको बोल रहे थे मेसोडर्म, और जो अंदर वाली जो परत थी उसको बोल रहे थे एंडोडर्म। यानी कि मेसोडर्म जो लेयर है वो ब्लड का निर्माण करती है। ब्लड आपसे यानी यही कहा है, यानी कि किसी बच्चे के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? भ्रूण में। भ्रूण में भी ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? मेसोडर्म में। अब आप कहोगे ये बची कुची 2 सेलों का क्या कार्य है? बची कुची ये जो 2 परत है वह, यानी कि ये स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हो सकता है हमारा कंकाल तंत्र बना रही हो सकता है ये हमारा हार्ट बना रही हो सकता है हमारी ये पूरी बॉडी बना रही हो, यानी कि ये तीनों परतें ही मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। आइए आगे और भी जानते हैं। यदि आपसे पूछा है कि यानी कि किसी ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि कह सकते हैं हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय। ब्लड कैसा होता है? ब्लड होता है हमारा हल्का क्षारीय। अगर आपसे पूछा है कि भाई ब्लड के कार्य बताओ, ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड का कार्य यानी कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। आपसे पूछा है कि यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना है, तो ब्लड का जो पीएच मान है वह है 7.4, यानी कि ये कैसा होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। आपसे कहा है यदि किसी भी चीज की पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन है, यदि किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्लीय है, किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वह क्षारीय है। तो यानी कि ये 7 से थोड़ी ज्यादा है कि 0.4 ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये हल्का क्षारीय है।
अच्छा, ब्लड के मैंने कार्य के बारे में कहा है कि ब्लड का जो कार्य है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। यही नहीं कि ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, हमारे शरीर के अंदर से CO2 को लेकर फेफड़ों तक वापस लाता है, उसे हम बाहर भी तो निकालते हैं। अच्छा, और भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी प्रत्येक ऑर्गन्स तक इसी ब्लड के द्वारा जाती है। आइए और भी चीजें हम इस ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने जान लिया कि ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है हीमोपायोसिस कहलाती है। किसी बच्चे में भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? किसी बच्चे में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है भ्रूण में। भ्रूण में भी कहाँ होता है? जब कोई बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो वहां पर 3 परतों का निर्माण होता है। सबसे बाहर वाली परत को एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली परत को मीजोडर्म बोलते हैं। अच्छा, जो अंदर अंदर वाली जो परत है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। मीजोडर्म जो परत है वह ब्लड का निर्माण करती है। आपसे कहा जाए कि भाई यदि कोई वयस्क है उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? आइए देखते हैं। मैंने कहा कि यदि कोई वयस्क है, यदि किसी वयस्क में ब्लड का निर्माण पूछा है, वयस्क में ब्लड का निर्माण पूछ रहा हूं, तो उसके अंदर जो ब्लड का निर्माण होगा वह होगा लीवर में। अच्छा, आरबीएम रेड बोन मैरो में। यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई वयस्क है उसके अंदर जो ब्लड का निर्माण होगा वो होगा लीवर में, आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो में। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि रेड बोन मैरो है क्या। आइए मैं देख लेता हूँ। हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं हड्डियां। क्या पाई जाती हैं? हड्डियां। आइए देखिए हड्डियों से क्या संबंधित है। मैंने कहा ये हमारी कोई बोन है। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ये हमारी कोई बोन है, हड्डी है। अच्छा, हमारे गांव में खेल करने वाले भी आए हुए हैं। किस चीज का खेल दिखा रहा है? ये मान लेते हैं हमारी कोई बोन है। ये बोन अंदर से खोखली होती है, यहाँ पर इसको हम लॉन्ग बोन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक और होती है ऐसे, ये खाली है। इसके अंदर एक पीला पीला सा सब्सटेंस यानी कि एक पदार्थ भरा होता है। पीला पीला समझ के आप इसको प्लाज्मा ना समझ जाए। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। अच्छा, यहां पर कुछ छिद्र होते हैं हमारी हड्डियों में, लास्ट वाले जो पार्ट में, इनमें लाल लाल सा पदार्थ भरा होता है इन्हीं के अंदर। यहाँ पे इनमें लाल लाल सा, अभी मैं बता दूंगा वो लाल लाल सा पदार्थ क्या होता है। इसको हम बोलते हैं आरबीएम। आरबीएम अस्पताल ना समझ जाना, जो भरतपुर में जिसको 4 बाग के नाम से जानते हैं। आरबीएम को बोलते हैं रेड बोन मैरो। इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर, अगर आपसे वयस्क के अंदर पूछा है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोल सकते हैं लीवर में। उसके अलावा कहाँ होगा? आरबीएम रेड बोन मैरो में। ये रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हमारी हड्डियों के अंदर। हड्डियों में भी कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं नीचे, इसको बोलते हैं आरबीएम। इस आरबीएम रेड बोन मैरो और भी क्या करती है? ये हमारे 3 जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनका भी निर्माण करती है। एक करती है आरबीसी का निर्माण भी यही करती है। अच्छा, एक होती है हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स। तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। रेड बोन मैरो और भी क्या करती है? रेड बोन मैरो 3 सेलों का और भी निर्माण करती है। ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो, ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। उनमें जो पहली है वो है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। दूसरी है WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनको श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। तीसरी जो है प्लेटलेट्स, यानी कि जिसको हम बिम्बाणु भी बोलते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है और उसका अचानक किसी की दुर्घटना हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब आपने देखा होगा उसके अंदर से ज्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है। तब उसको ब्लड निर्माण करने का जो कार्य करता है वो कौन करती है? आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आपको यहाँ तक मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आगे देखिए, मान चलिए ये हमारी बोन थी। अच्छा, इसमें जो बीच वाले पार्ट को हम बोल रहे थे येलो बोन मैरो। अच्छा, उसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को हम बोल रहे थे आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो। कोई ये नहीं कहेगा कि आरबीएम जो अस्पताल, ठीक है। ये क्या करती है? 3 चीजों का निर्माण करती है, यानी कि 3 सेल्स का निर्माण करती है। पहली है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरी है प्लेटलेट्स यानी कि जिनको हम बोलते हैं हिंदी में बिम्बाणु। अगर किसी व्यक्ति का मान के चलो अचानक किसी व्यक्ति की दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है,
जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के दौरान जो ब्लड का जो निर्माण का जो कार्य कौन करता है, एक्सीडेंट हो गया मान के चलो इमरजेंसी, किसी व्यक्ति में एक्सीडेंट हो जाता है इमरजेंसी, तो उसमें जो ब्लड का निर्माण करेगी, ब्लड का निर्माण एक्सीडेंट होने पर यानी कि किसी की दुर्घटना होने पर उसमें जो ब्लड का जो निर्माण करती है वो करती है हमारी आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये हमारे किसी व्यक्ति में यदि ब्लड एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो गई किसी कारणवश, तो उसमें जल्दी जल्दी जो ब्लड निर्माण करने का कार्य करेगा वो कौन करेगी, हमारी आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो करेगी। आरबीएम क्या करेगी, जल्दी जल्दी से आरबीसी बनाएगी, डब्ल्यूबीसी बनाएगी, खून बनाएगी, लेकिन हो सकता है वो ज्यादा ना बना पाए, तो उसके साथ साथ ये हमारी जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो, ये भी उसके साथ ब्लड का निर्माण करने में यानी कि ब्लड का निर्माण करेगी, ये भी किसका, ब्लड का, उसका ब्लड का निर्माण करने में मदद करेगी। आपसे पूछा है कि यदि इमरजेंसी के दौरान यदि आरबीएम काम नहीं कर रहा है तो उसमें जल्दी यदि ब्लड बनाना है तो उसका कार्य कौन करेगी, येलो बोन मैरो। यहां तक आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, आगे और भी जान लेते हैं ब्लड के बारे में। आइए, ये देखिए, यहां तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा कहाँ से लगा, आप आजकल यूट्यूब की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में खोए हुए हैं, आपको सब कुछ ज्ञान तो इंस्टाग्राम पर मिल जाता है, बचा कुचा ज्ञान आप इधर उधर से सीख ही लेते हैं। आइए और भी जान लेते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड दोबारा लिख देते हैं। अगर आपसे पूछा है कि यानी कि ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है, शुद्ध कहाँ होता है यानी कि फिल्टर कहाँ होता है, वो होता है किडनी में। अगर आपसे पूछा है कि ब्लड शुद्ध कहाँ होता है यानी कि जो फिल्टर होता है, शुद्ध तो सॉरी इसमें गलत लिख दिया, ब्लड जो शुद्ध होगा वो होगा फेफड़ों में, फेफड़ों में। अगर आपसे कहा गया कि ब्लड का जो फिल्टर होता है, फिल्टर, उसको कौन करता है, किडनी। ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करती है, किडनी। अच्छा, किसी व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है वह कितना होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर, अगर मैं बात करूं मेल की और बात करूं अगर मैं फीमेल की, अगर मैं मेल की बात करूं तो 5 से 6 लीटर, 5.5 तक भी होता है। फीमेल की बात करूं 4.5 से 5 लीटर तक। अगर आपसे पूछा है कि यानी कि ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, वह होता है फेफड़ों में। अगर मैं आपसे कहूँ ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, वह होता है किडनी में। अगर मैं आपसे बात करूं यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड हो सकता है, नॉर्मल 5 से 6 लीटर तक। मेल में 5 से 6 लीटर, महिला में थोड़ा कम होता है, 4.5 से 5 लीटर तक पाया जा सकता है। आगे देखिए और भी जान लेते हैं। ब्लड को जो हम मापते हैं, ब्लड को मापते हैं हम यूनिट में, किस में मापते हैं, यूनिट। एक यूनिट बराबर 350 ml होता है। अगर आपसे पूछा है कि यदि एक यूनिट बराबर कितने ml होता है, 350 ml होता है। ब्लड को हम डोनेट भी करते हैं, यानी कि ब्लड का जो हम दान कर सकते हैं, यदि किसी ने अभी ब्लड दान किया हुआ हो तो वह 14 दिन बाद दोबारा दान कर सकता है। अच्छा, ब्लड दान करने के लिए लगभग अगर एज पूछा जाए, कम से कम 21 होनी चाहिए एज। अगर वेट की बात करें यानी कि हम उसके वजन की बात करें तो लगभग 50 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए। उसका वेट कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ों में। ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, किडनी में। मेल में ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर। फीमेल में ब्लड कितना होता है, 4.5 से 5 लीटर। ब्लड को मापते किस में है, यूनिट में। एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, 350 ml। कभी कभी 400 ml की भी थैली बना देते हैं। आपने देखा होगा, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो एक पाउच सा आता है, एक थैली से आती है, उसको हम चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा भी मिल गया ब्लड उसी को चढ़ाते हैं, ब्लड ग्रुप भी मैच करना होता है। एक यूनिट में जो ब्लड होता है 350 ml होता है। ब्लड का जो हम दान करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड दान किसी ने आज ही किया हो, दोबारा वह कब ब्लड दान कर सकता है, लगभग 14 दिन बाद। आगे ब्लड दान करने की लगभग एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। वजन कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम होना चाहिए। अच्छा, ब्लड को हम ब्लड बैंक में आगे और भी देखें, ब्लड को हम कितने दिन तक बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित, और वो भी कहां पर रखा जाएगा, ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक कितने दिनों तक, 48
दिनों तक, 48 दिनों तक। यदि हम ब्लड को कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं उसको हम ब्लड बैंक में रखेंगे। ब्लड बैंक में भी कितने दिनों तक, 48 दिनों तक। 48 दिनों तक जो ब्लड बैंक में जो सुरक्षित रहेगा वह 40 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में डुबो कर रखते हैं, आपको मजा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है वैसे मजा लेने की भी कोशिश करें। दुनिया में मजा कुछ नहीं है, आपको जो चीज अच्छी लगती है, जिसमें आपका अट्रैक्शन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही मजा है। आपको इसमें लग रहा होगा भी मुझे मजा नहीं आ रहा, बोर नहीं होता, आप किसी भी चीज की गहराई में जाने की कोशिश करें। मानने से सभी चीजें अपनी हो जाती है, ना मानने से तो कुछ भी नहीं होता। मानने से तो हम मूर्ति में भी भगवान को ढूंढते हैं, नहीं तो भगवान कहाँ, भगवान तो हमारे दिल के अंदर भी है। यानी कि देखिए, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यानी कि ब्लड कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है ब्लड बैंक के अंदर, 48 दिनों तक। कैसे रखते हैं, 40 से 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य में द्रव नाइट्रोजन में डुबो कर रखते हैं। आपको ब्लड के बारे में यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी। आगे छोटा सा एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी देख लेते हैं, ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। गांव में ब्लड को हम लेही भी बोल देते हैं, लोही बोल देता है, कोई लेही बोल देता है। अच्छा, ब्लड के हमने रंग की बात नहीं की, ब्लड का जो रंग होता है वह होता है लाल। ब्लड के अगर मैं रंग की बात करूं, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। चलो छोटे से एक बार और लिख लेते हैं, ब्लड के अगर मैं एक रंग की बात करूं, ब्लड का जो रंग होता है वह होता है लाल। अगर ब्लड का जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, हीमोग्लोबिन का रंग किस कैसा होता है, बैगनी होता है, बैगनी होता है। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया था, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, एक हेम लिख लो, ये एक प्रकार की प्रोटीन है। सॉरी, हेम का मतलब हो गया लोहा। ग्लोबिन एक प्रकार की हमारी प्रोटीन है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी चीजें देखनी है। अगर हम बात करें ब्लड के स्ट्रक्चर की, यानी कि ब्लड किन किन चीजों से मिला बनकर बना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड का निर्माण की अगर पूछे, ब्लड दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है हमारी प्लाज्मा, अच्छा पहली चीज हमारी प्लाज्मा हो गई, दूसरी चीज हमारी हो गई ब्लड सेल्स बोल सकते हो, या फिर ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो। मीनिंग में शायद मिस्टेक हो सकती है। अगर आपसे पूछा ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक हिम को बोल देते हैं लोहा, और ग्लोबिन को बोल देते हैं प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन और लोहा से मिलकर बना होता है। अगर ब्लड का हम जब निर्माण की बात करते हैं तो ब्लड का जो निर्माण है वो होता है प्लाज्मा से। दूसरी चीज ब्लड सेल्स, जिनको हम रक्त कणिकाएं भी बोल देते हैं, ब्लड कार्पल्स भी बोल देते हैं। अगर पूछा जाए हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है, जो हमारे शरीर के अंदर जो प्लाज्मा है 55% है। अच्छा, ये कितनी पाई जाती है, ये 45% पाई जाती है। प्लाज्मा का जो निर्माण है किन किन चीजों से होता है। प्लाज्मा के अंदर देखो वाटर पाया जाएगा, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ। आपसे कहा जाएगा कि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है वो कितना पाया जाता है, 90 से 92%। प्रोटीन्स या अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें 8 से 10% तक पाए जाते हैं, 8 से 10%। इसके अंदर लगभग 4 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइब्रोनोजिन, आगे लिख दिया मैंने प्रोथ्रोम्बिन, आगे मैंने लिखा है एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन। वाटर की बात करें तो 90 से 92% तक वाटर मिलता है, 8 से 10% तक अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं।
अकार्बनिक पदार्थ में आप कहोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम, पोटेशियम, सोडियम Na लिखिएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। आगे देखिए अकार्बनिक पदार्थों में, ये थोड़ा नाम मिस्टेक हो गई है इनसे, अकार्बनिक पदार्थों में लिखें आप सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों में वसा होता है, मैग्नीशियम होता है, ये चीजें मिलती हैं। आपसे पूछा है कि ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में जो 3 प्रकार की पाई जाती हैं, पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी लगभग 44% पाई जाती है ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर 1% पाई जाती है, 1%, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आनंद लें, आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाएं। थैंक यू, शुक्रिया।